नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? आज मैं मैथ की प्रैक्टिस बैच की क्लास 12 नंबर से वाकिफ करवाने वाला हूं। ठीक है, वाकिफ मतलब रूबरू। ठीक है, और रूबरू करवाने वाला हूं, तो आप सभी जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए यदि आपको पसंद आती है। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है हमारा लेवल 6 एनटीपीसी सीबीटी 2 का, और जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुआ था, 9 तारीख 5वां महीना 2022 को। ठीक है, तो अभी के क्वेश्चन है ये। जब अभी के क्वेश्चन है इस वजह से ये हरियाणा सीईटी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सीएचएसएल में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे रेलवे डी ग्रुप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो आसपास के क्वेश्चन होते हैं वो आसपास के एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें तैयारी को ऐसे करना है जैसे हमारा काम भी बन जाए और हमें ज़्यादा माथापच्ची भी ना करनी पड़े। तो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस हम अच्छी अच्छी क्वेश्चन करवाएंगे। मैथ एक ही होता है, कहीं से पढ़ लो। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं होता। तो ये नए क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने दे दी। ओहो, बेहतरीन क्वेश्चन सबसे पहले शुरुआत में ही। नए हैं तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। देखिए, ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि आप इसको जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं करवाने बैठा हूँ तो यहाँ पर करवाऊंगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेटिव इतना है कि आप जब गुणा भाग करोगे ना इसमें, तो इतना टाइम खराब कर दोगे कि आपको फिर छोड़ना बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा इससे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है। वैसे बाकी हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ब्याज 2 साल पे परसेंट पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर चक्रवर्ती आधार पर करने पर, मैं एक बार कलर बदल लेता हूँ इसका। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। करने पर चक्रवर्ती ब्याज का निवेश एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद, मतलब धनराशि हमें पता नहीं है, जो प्रिंसिपल है वो नहीं पता हमें कितना है। ठीक है, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो वो धनराशि पूछी गई है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कहने को तो, पर इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो ही मत, क्योंकि दिख रहा है ना पॉइंटों में। देखो, तीसरे वर्ष से में कितना मिला है इसको? तीसरे वर्ष में इसको मिला है 55,0.8। ठीक है, बटे बटे नहीं भाई, माइनस माइनस में। माइनस क्यों कर रहा हूँ? देखो, तीसरे में से दूसरे वर्ष की घटा देंगे तो हमें जो ब्याज मिला है दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष के ऊपर, मतलब दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष के ऊपर जो ब्याज मिला है हमें वो पता चल जाएगा। भाई, तीसरे वर्ष में इतने रुपए मिले, दूसरे वर्ष में इतने रुपए मिले, तो हमें कितना फालतू मिला इसका पता चल जाएगा ना, कितना ब्याज मिला। तो यहाँ पर रख देते हैं हम 56,180, बस और कुछ नहीं है। इसको घटा देते हैं तो 80 बचेगा, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, 80 0, 80 का तो कोई मतलब नहीं रहता। 8 0 उसके बाद 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, 80 यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा कितना आया है ये? 3370.8। ठीक है, हमें इतना ब्याज मिला है। ठीक है, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष जाने में हमें इतना ब्याज मिला है। हम रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकालते हैं? देखो भाई, सीधी सी बात है ना, हमें ब्याज मिला है, इसके ऊपर ही मिला होगा। ठीक है, तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट भाई पूरी उसके ऊपर तो मिला है, तो रेट कैसे निकालेंगे पूरा का पूरा? 3370 मतलब पॉइंट इतना, और बटे में क्या, दूसरे वर्ष के दूसरे वर्ष का कितना था अमाउंट? 56,180। ठीक है, इनटू में क्या, 100। इससे क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। भाई, रेट क्या होता है? रेट मतलब परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो ब्याज मिला हमें, जो अमाउंट मिला हमें, उसके बटे में ये इनटू में 100। इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या लिख देंगे हम? 10 लिख देंगे। 2 0 से क्या कट जाएगा? 2 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये सीधा कितने पे कट जाएगा? भाई 6 पे कट जाएगा। अब मैंने तो कैलकुलेशन कर रखी है, इस वजह से मैं सीधा 6 बता दिया आपको। तो जब आपने नहीं कर रखी, इस वजह से आपको बहुत मोटा इसको गुणा भाग करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये 6 पे कटेगा, सीधा आप काट के देख लेना। बाकी बचा हमारा रेट कितना आ गया? 6।
अब बात क्या करना है हमें, रेट आ गया 6, हमारा दूसरे वर्ष का इतना है, तो हमें पहले वर्ष का जो पहले वर्ष मूलधन कितना था वो बताना है हमें, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक पेज और ले लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पर लिखता चलता हूँ मैं। हमें जो प्रिंसिपल है वो बताना है, कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए नहीं पता तो हम इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं पता तो हमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर्ष हमारा एक ही है, ठीक है, टाइम हमारा एक है, ठीक है, मतलब पहले से दूसरे वर्ष में गए हैं, और रेट है हमारी 6, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला आपको याद होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस में R बटे 100, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अमाउंट, ऊपर क्या होता है N, ठीक है, ऊपर क्या होता है हमारा N होता है। तो देखो पहले वर्ष से दूसरे वर्ष टाइम 2 वर्ष लगेगा भाई, देखो पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो 2 वर्ष टाइम लगेगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं अमाउंट क्या है भाई, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो दूसरे वर्ष का अमाउंट कितना था भाई, 56,180। शुरू के सवाल मैं बहुत हार्ड लेता हूँ, तो आप अन्यथा ना लें, क्योंकि मेरे शुरू के क्वेश्चन सच में ही हार्ड होते हैं, मैं उठा के ऐसे लेके आता हूँ जैसे शुरू में ही आदमी छोड़ के भाग जाए क्लास को नहीं तो फिर डटा रहेगा पूरा, है ना, ऐसे होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, जो मेन वैल्यू, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस में आर की जगह क्या ले लेंगे हम, रेट है 6 हमारे पास बटे में 100 है, पर इसकी जगह 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 56,180 इजकल टू पी, और यहाँ होगा 106 बटे 100, भाई हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, और 100 जोड़ के 106 बटे 2 ऊपर 2, यहाँ इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा भाई, 53 बटे 50 पे कट जाएगा, नहीं 53 बटे 50 पे कट जाएगा, ठीक है, 53 बटे 50 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, 100, अरे यार 56,180 बराबर कितना है, 56,180 बराबर है P इंटू में 53 इंटू 53, ठीक है भाई, मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक, 56,180 इजकल टू कितना है, P इजकल टू भाई 53 बटे 50 की पावर 2 थी ना, तो हम 53 बटे 50 की पावर को 53 बटे 50 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको P की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड भेज देंगे, ठीक है, ये 50 ऊपर जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा, तो 56,180 इंटू में 50 इंटू में 50 और बटे में 53 इंटू में 53, ठीक है। जब इसको इसके साथ काटेंगे ना पूरा को, तो आएगा 5 और 3 बार 0, ठीक है, 50 और 3 बार 0, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 3 बार और 50 और 3 बार 0, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि काटने वाटने में ना मैंने कैलकुलेटर यूज कर दिया, आप देख लेना भाई, आपसे कटता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी होगा ऐसे ही, ठीक है, इसका अल्टरनेट नहीं है, होता तो मैं ढूंढ लेता। बाकी हाँ इसका है दूसरा है, आप इसको काटो और इसको काटो, इनका अनुपात निकाल लो, इनका अनुपात निकलता है ना, जो अनुपात आता है वो का वही, देखो मैं इसको बता देता हूँ, सी आई और एस आई कैसे चलता है, देखो भाई कई पेज ला दिए इसमें, एक और ले लेते हैं, ठीक है। सी आई कैसे चलता है, सी आई चलता है सी चलता है, मान लो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का अनुपात है 2:3, ठीक है। तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो अनुपात होगा ना, वो भी 2:3 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अनुपात निकल गया ना, तो हमें पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अनुपात 2:3 करके निकाल लेंगे। मान लो कि दूसरे वर्ष की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 300 रुपये आती है, ठीक है, दूसरे वर्ष की वैल्यू 300 रुपये आती है, तो पहले वर्ष की मान लेंगे हम 100 रुपये, ठीक है ना, 200 रुपये, आगे समझ में, ऐसे हम अनुपात से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो दोनों तरीकों से निकल सकता है, बाकी देख लो ये क्वेश्चन वैसे जो मैंने बता दिया छोड़ने लायक है, क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ाते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए बी एक आयत है, इसमें ए बी 10 मीटर, बी सी 8 मीटर और ओ आयत ए बी सी डी की तीनों भुजाएं ऐसे ऐसे है। मैं बताता हूँ कैसे क्या है, देखिए
ABCD एक आयत है, मैं आयत बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है। एक आयत बना लिया मैंने, ABCD, मैंने आयत बना लिया। समझ में आ गया इतनी बात आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि AB की वैल्यू 8 मीटर और BC की वैल्यू 10 मीटर, AB की वैल्यू 10 मीटर और BC की वैल्यू 8 मीटर है, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारे बात क्या आगे भाई समझ में आ चुकी, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है कि ABCD के भीतर एक O आयत ABCD के भीतर AB BC और इसी को स्पर्श करने वाला एक वर्त का केंद्र है, ठीक है। O जो है वो एक वर्त का केंद्र है, ठीक है। और वो किसको स्पर्श करता है? AB को स्पर्श करता है, BC को स्पर्श करता है और CD को स्पर्श करता है, AD को स्पर्श नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे है, ये जो सर्किल है वो ऐसे है, ठीक है। वो CD को स्पर्श नहीं करता, AD को स्पर्श नहीं करता, इसको स्पर्श नहीं करता, इसको करता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से करता है और इसको यहाँ से करता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज OBC, मैं इसका रंग बदल देता हूँ अभी, ठीक है। बोल क्या रहा है? त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये बात इसने पूछी है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात इसने पूछ ली, ठीक है। अब देखिएगा, जब वृत्त होता है ना, वृत्त यहाँ से भी यहाँ तक बढ़ रहा है ना, तो वृत्त की त्रिज्या तो सेम ही रहती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? सेम ही रहती है चारों तरफ से। इतनी बात आपको समझ में आती है ना? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई? यहाँ से भी सेम रहेगी, यहाँ से भी सेम रहेगी, यहाँ से भी सेम रहेगी, यहाँ से भी सेम रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी? 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी? 8 मीटर। तो ये भी 8 मीटर होगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया भाई? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा 8 × 2 = 64। तो मतलब इस यहाँ से लेके और यहाँ इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई? इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 × 8 कितना आ गया? 64, ठीक है। 8 × 8 64 आ गया। अब देखो, अब ये आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, मैं ये लाल ले लेता हूँ, ठीक है, पीला ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने पूछा क्या है? BOC। अब देखो, एक ऐसे, एक मैं इसको आगे बढ़ा देता और एक इस साइड बढ़ा देता, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा का तो 64 है। और ऐसे में एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 डब्बे कटे हुए हैं, 4 डब्बे कटे हुए हैं। तो 64 का 4 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू भी तो आ जाएगी। तो हमें हमारा OBC जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 64/4। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 × 4 = 64। तो आपको कैसा लगा ये जानकर? आपका बैलेंस अपडेट हो गया, चेक कर, ठीक है। तो इस 16 को किससे काटेंगे ना, 64 को किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। समझने के लिए है, छोटी छोटी बातें होती हैं ये, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, जब मुंह जबानी भी हो जाती है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बस कुछ चीजें होती है जो समझने के लिए होती है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शिखर से 16वां है और नीचे से 21वां है। देखो, शिखर से 16वां है और नीचे से 21वां है, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे भाई? इसको जोड़ेंगे तो 7 3 37 ये पूरा आया। और 37 में से ये जो खुद है रमेश, वो कितनी बार जुड़ गए? 2 बार। तो इसको क्या कर देते? एक घटा देते और 36 निकाल लेते। ये तो क्या है? हमारे स्टूडेंट आ गए। ये तो आपको पहले भी मैं 20 बार बता चुका। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 36 हैं। बोल रहा है केवल 21 विद्यार्थी पास होते हैं, तो फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा भाई क्या कह रहा है कि 21 विद्यार्थी पास होते हैं, बाकी फेल होने वाले की संख्या बताओ। 36 टोटल है, उसमें से 21 पास हुए, तो कितने बचे भाई? 15 बचे। 15 क्या है? फेल, ठीक है। ये 15 विद्यार्थी क्या है? फेल है, ठीक है। तो 15 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इसको दो पार्टों में सोल्व करना होता है। देखो ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। पहले ऊपर का सोल्व कर लेते हैं। ऊपर का क्या है 12, और फिर क्या है भाई, इसको इससे भाग देंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, और प्लस में 4, ठीक है। तो ऊपर लिख लेते हैं 12 माइनस 3 प्लस में 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई तो इसको जोड़ लेते हैं हम, जो जुड़ता है जोड़ देते हैं। देखो ये दोनों तो जुड़ेंगे, ये क्या होगा माइनस का 3 है तो ये घटेगा, तो 12 में 4 जुड़ेंगे, 12 में 4 जुड़ेंगे तो 16, 16 में 3 गए तो कितना बचेगा ऊपर 13, ठीक है। ऊपर का आ गया 13, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले की। अब हमारा नीचे वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। हम हमारा नीचे वाला सोल्व करते हैं, नीचे वाला इससे सोल्व करते हैं अलग रंग से, ठीक है। नीचे वाला सोल्व करते हैं। देखो इसकी स्क्वायर है 3 तिया 9, 9 को 3 से गुणा किया गया है तो कितना बना दिया इसने 27, ठीक है। यहाँ तक ये कितना 3 तिया 9 इंटू में 3 कितना हो गया 27, 27 माइनस 7 प्लस 6, 27 माइनस 7 प्लस में 6। देखो 7 माइनस का है 6 प्लस का है, तो इसमें से घट के कितना बन जाए बच जाएगा 1 बचेगा माइनस का, और 1 माइनस का इसमें से घट जाएगा तो कितना बना देगा इसको 26 बना देगा। या आप इसमें से ये जोड़ो कितने बनेंगे 33, 33 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 26, ठीक है। कितने बचेंगे भाई 26 बचेंगे। तो ऊपर था 13, नीचे आया 26, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1/2, ठीक है। तो इसको पार्ट में सोल्व करते हैं, पार्ट में आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक साधारण और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश एक धन पर प्राप्त ब्याजों का अंतर इतना है तो निवेश धनराशि का मान क्या? देखिएगा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ वो बताता हूँ आपको, और उसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए मैं सबसे पहले लेता हूँ R, ठीक है। साल कितनी दी गई है 3 वर्ष दिए गए हैं, तो इसको बाद में सोचेंगे, पहले R लेते हैं। R कितना दे रखा है इसने 20% दे रखा है, तो हम हर बार की तरह 20% को क्या कर लेते हैं बटे में करके इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितने पे कटेगा 1/5 पे, ठीक है। तो हमारे पास परसेंट क्या है 1/5, मतलब कि ये हमारा जो भी मूलधन है, जो भी हमारा मूलधन का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका हम क्या करते चलेंगे 1/5 करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 1/5 करते चलेंगे। और मूलधन को मानने के लिए देखिए यहाँ 3 वर्ष है तो इसको क्या कर देते हैं 3 की इसकी स्क्वायर 3 कर देते हैं। यहाँ 2 होता तो इसकी स्क्वायर क्या कर देते 2 कर देते। तो प्रिंसिपल को मानना है तो माना हमने प्रिंसिपल कितना भाई इसकी स्क्वायर ना इसकी क्यूब, ठीक है। 5 की क्यूब, इसकी क्यूब मानना है, ठीक है। इसकी क्या मानना है क्यूब मानना है। यहाँ 2 वर्ष होता है तो इसकी क्या मानते हैं स्क्वायर मानते हैं। क्यूब मानने के कितना आ जाएगा भाई 125, ठीक है। 125 आ जाएगा ना। अब इसकी क्या करते हैं हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो अब सोल्व करेंगे तो पहले वर्ष में 1/5 करेंगे तो इसका क्या निकल 125 का 1/5 करेंगे कितना निकलेगा 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। दूसरे वर्ष की बात करते हैं, ठीक है। पहले वर्ष भाई 125 निकला, दूसरे वर्ष इस पे तो 125 निकला, इस पे भी निकलेगा, तो दूसरे वर्ष के लिए यहाँ कितना निकला 5 निकला, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं, इस पे 125 पे तो कितना निकला भाई 25, इस पे क्या निकलेगा 5 और इस पे भी निकलेगा 5, ठीक है। तो यानी कितने 5, यहाँ 5 निकल गया। एक बार इस पे भी निकलेगा क्योंकि ये तीसरा वर्ष है तो इस पे निकलेगा तो इसका क्या आएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए अब हम ये है CI, ये क्या था CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ SI निकाल के दिखाते हैं। अब आपको SI निकाल के दिखाते हैं। 125 ही है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। 3 वर्षों के लिए निकालना है, 3 वर्षों के लिए निकालना है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए निकालना है, 3 वर्षों के निकालेंगे जब हम एक बार कलर बदल लेते हैं इसका, देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3 वर्षों के लिए निकालते हैं तो क्या निकलेगा भाई इसका भी 1/5 करेंगे तो 25, 25, 25। अब ये CI है तो इसके नीचे कुछ लगेगा नहीं, ठीक है, इसके नीचे कुछ लगेगा नहीं। तो CI कितना है भाई 25, 25, 25 मतलब 75। तो 75, 25, 25, 25, 75 तो इसमें भी है। तो फालतू क्या है फालतू इसमें ये 5, ये 5, ये 5 और ये 1, मतलब 5 5 ना 5 या 15 एक 16, 16
नंबर जो है ये फालतू है। 16 नंबर जो है, ये 16 डिजिट जो ये जो भी है कुछ भी मान लो, क्योंकि ये अंक तो नहीं है, अंक ये है चार, रुपए जो है ये है 448। ये 16 है, ये 448 के बराबर है, क्योंकि इसके और इसके बीच के अंतर कितना ही है, ये 16 ही है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और सवाल में किसके बराबर है, 448 के बराबर। तो क्वेश्चन का 16 सवाल में किसके बराबर है, 448 के बराबर। ठीक है, 448 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, 448 बटे में 16। तो 16 में 16 32, 16 की 48 फालतू है, 16 में 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 और किस पे कटेगा भाई, 32 गया तो 3 और 2 आएगा। ठीक है, तो 1 2 8, 1 2 8। 16 का पहाड़ा में 128 कितने नंबर पे आता है भाई, मुझे पढ़ा याद नहीं आ रहा। 128 भाग में 16, हाँ 8 नंबर पे आता है। जब कटेगा तो इस पे पूरे पे 8 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये 148 448 16 से काटेंगे कितने पे कटेगा भाई, 28 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है कि निवेश में धनराशि का मान कितना है, निवेश में धनराशि का मान कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए निवेश में धनराशि का मान कितना है हमारे पास। इस सवाल में धनराशि कितनी है, 125, और एक की वैल्यू कितनी आई है, एक की वैल्यू आई है 28। तो 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 125 इंटू में 28। 125 इंटू में 28 करेंगे भाई, 125 इंटू में 28 करते हैं हम, तो कितना आता है भाई, ये आता है 3500। ठीक, ये गुणा करके देख लेना, गुणा कैसे करना है आपको, गुणा इसको तोड़ लेना है, 100 को 20 को और 5 को। ठीक है, और फिर 28 को, फिर इसको 56 और फिर इससे करके उसको एक साथ जोड़ना है, इससे आंसर जल्दी निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3500 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर बता। ठीक है, ये फास्ट निकालने का तरकीब है। जब मैं करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये तो दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में बस ये 16 आता है, 16 का ये इससे भाग देना है बस 28, और 28 को बस 125 को 28 से गुणा करने तक का ही काम होता है बस मेरा, बाकी सवाल अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल सोल्व करने चाहिए। ठीक, एक बार चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वन बटे में 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में 1 माइनस में टेन थीटा बराबर 4 है, और 0 से 4 के बीच में इसकी थीटा की वैल्यू है, बाकी इसके बीच में मतलब ये रखना है, बाकी बताना है आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है तो हमारे पास इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपको दिख रहा है एक तो 1 प्लस में टेन थीटा, एक 1 माइनस में टेन थीटा है। आपने कभी कभी तो सुना होगा ये फार्मूला आपने कभी कभी सपनों में सुना होगा। चलो मैं एक नेक्स्ट पेज लेके सपनों में वाला फार्मूला याद दिवा देता हूँ मैं आपको। ए माइनस बी की इंटू में ए प्लस बी इंटू करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ आपको कुछ देखने को मिलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर, मतलब प्लस नहीं माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, ये इंटू में ये, पर ये इंटू में ये को हम क्या लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे तो हमारे नीचे क्या आ जाएगा, हमारे नीचे आ जाएगा 1 की स्क्वेयर तो भाई 1 ही होगी, 1 माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक, टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आता है भाई, ये एलसीएम ये इसके अंदर है तो ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ जाएगा क्या माइनस वाला, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन थीटा। ठीक है, प्लस क्यों लिया ये बीच में, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, और इस साइड क्या जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। भाई इससे माइनस वाला तो कट जाएगा, ये प्लस वाला इसके साथ में जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे न टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, और एक और एक क्या मिलके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, एक और एक मिलके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, बराबर क्या है 4। तो ऊपर 2 बटे में 1 माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा बराबर 4। ठीक है, बराबर 4। अब इसको क्या कर लेते हैं, उस साइड भेज देते हैं और 2 इस साइड रह जाएगा। 2 बराबर जब इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट 1। ठीक है,
ये आपको इतना समझ में आ रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि यही सवाल को समझाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। भाई कहाँ गया, ये भी नहीं भाग रहा। ठीक है, इसको क्या क्या कर देता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को यहीं समझाने में बड़ा स्वाद आएगा। देखो, टू बराबर चार, चार ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पेन लिया नहीं भाई, गलती होगी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, टू बराबर, टू बराबर चार माइनस में चार टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चार इस साइड चला जाएगा। ठीक है, चार इस साइड चला जाएगा तो माइनस का टू बना देगा। ठीक है भाई, ये चार इस साइड जाएगा तो माइनस का टू बना देगा, क्योंकि माइनस का चार होगा तो माइनस टू बना देगा। माइनस माइनस का कट जाएंगे तो टू बचेगा इस साइड। टू, टू बराबर फोर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू बराबर फोर टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, फोर टेन स्क्वायर थीटा समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, इस साइड भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये इस साइड भेज दिया जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो बटे चार। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दो बटे चार आ गई। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था वो, तो अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये कितने पे कट जाएगा भाई, एक बटे दो पे कट जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, वन, वन बाई टू। ठीक है, वन बाई टू। तो टेन थीटा, हम टेन थीटा ही खाली लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं, इसकी स्क्वायर हटा देंगे, इस साइड की स्क्वायर हटा देंगे, इस साइड क्या चल जाता है, रूट चल जाता है। तो रूट चल जाएगा तो वन बाई रूट टू बन जाएगा। ठीक है, वन बाई रूट टू बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब ले लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज ले लेते हैं और जो मान है वो रख देते हैं। tan क्या होता है, लाल बटे काका, आपने सभी ने सुना होगा, एल ए एल के ए। tan क्या होता है, साइन कोस tan, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, एक है, आधार कितना है, रूट टू है, आधार रूट टू है। तो इसका करण क्या हो जाएगा भाई, इसकी स्क्वायर प्लस में इसकी स्क्वायर, और इसके मतलब अंडर द रूट के बराबर होती है। तो अंडर द रूट में क्या होगा, इसकी स्क्वायर, एक की स्क्वायर प्लस में एक की स्क्वायर एक ही रहेगी, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दो, बराबर में इसको जोड़ के लिखेंगे तो रूट तीन। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट तीन। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट तीन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें वैल्यू रख देंगे और बाकी सवाल खत्म। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे, सवाल खत्म। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है, सवाल है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करना पड़ता है, साइन कोस टेन कोसिक मतलब कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट मतलब कर्ण बटे आधार लेना है, उसकी स्क्वायर करनी है। तो कर्ण क्या है, रूट तीन बटे, और न कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब लेना है, रूट तीन बटे एक लेना है, रूट तीन बटे एक लेना है। ठीक है, तो रूट तीन बटे एक लेना है, उसकी स्क्वायर करनी है। रूट तीन की स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, तीन बटे एक। ठीक है, प्लस में रूट तीन बटे एक। वापिस चलते हैं, दूसरे में क्या लेना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन कोस टेन, नीचे से कोसिक सीकेंट। सीकेंट क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, रूट तीन, और आधार कितना है, रूट दो। इनकी स्क्वायर करेंगे तो तीन और दो आ जाएगी। तो इसका वो क्या है, कर्ण बटे आधार, तो तीन बटे दो। अब ये हमारा में आखिरी का आंसर है। एलसीएम कितना आ जाएगा, दो, ये हो जाएगा छः प्लस में तीन, और कट के कितना आ जाएगा, नौ बटे दो। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आया दो, इसको इससे गुणा करेंगे, छः प्लस में तीन, और ये एलसीएम आंसर। ठीक है, तो नौ बटे दो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि हम फास्ट करते हैं तो ये जल्दी सोल्व हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, फिर बदल। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन ये लिया है मैंने, कोई भाग कहाँ रहा है भाई, ये लिया है ये दिखाने के लिए मैंने आपको कि इसने इसने क्या दे रखा है, नोट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आप भी इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखिए, आपसे कितनी देर में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, इतना सिंपल, इतना छोटा है, जिसकी हद नहीं है। ठीक है, मैं हद नहीं है वो कैसे कह रहा हूँ मैं, देखिए आप इसको मैं करवा के दिखाता हूँ आपको, क्या है देखिए।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। इतनी सी बात तो समझ में आ जाती है, कोई निश्चित दूरी है, निश्चित चाल से तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल को 30% बढ़ाता है तो उसे 15 मिनट कम समय लगता है, मतलब 30% तेज चलता है तो उसे 15 मिनट कम लगता है। मूल चाल से चलते हुए वह कितना समय लेता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सवाल हमने हमारे समझ में आ गया। मान लो कि हमें 100 की स्पीड से चल रहा है वो, इसकी 30% बढ़ाते तो कितनी स्पीड आ जाएगी भाई, 130। इसको 130 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 130 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। देखो इसके भी जीरो फालतू, इसको भी जीरो फालतू है, तो हम क्या करते हैं, इसके जीरो एक, इन दोनों का जीरो घटा देते हैं। मतलब कि हमारा अब क्या होगा भाई, मान लो कि 10 की स्पीड से चल रहा था, अब कितनी की स्पीड से चलने लगा है, 13 की स्पीड से चलने लगा। अब 10 का 13 करोगे ना तो ये 30% ही आएगा, इसकी टेंशन मत लेना। पहले 10 की स्पीड से चलता था, अब 13 की स्पीड से चलने लगा। ये हो गया स्पीड, SPEED, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है, स्पीड का रेशियो हो गया ये। और फिर इसका अपोजिट क्या होता है, चाल का रेशियो। अपोजिट क्या होता है, चाल नहीं, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। मतलब कि पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, मान लो 13 मिनट में पहुंच रहा था, अभी 13 की स्पीड से चलने लग गया तो भाई पहले पहुंचेगा 10 मिनट में पहुंचने लग जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, इनके बीच का अंतर आ रहा है भाई 3 मिनट। तो ये 3 मिनट किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है सवाल में 15 मिनट के बराबर। भाई साहब ये 15 मिनट कम समय लेता है, मतलब पहले 13 मिनट ले रहा था, अब 10 मिनट ले रहा है। मतलब इसमें सवाल में, इसमें तो क्या कितने मिनट का अंतर है, 3 मिनट का, और सवाल में कितने मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 15/3, 15/3 को काटेंगे तो 5, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पूछना क्या है, अब पूछना है इसने कि मूल चाल से चलते हुए दूरी को तय करें तो लिया गया समय क्या होगा। देखो एक बात याद रखना, यदि निश्चित दूरी हो, दूरी बदले ना तब ये टाइम और ये जो स्पीड का रेशियो है ना अपोजिट होता है, ये याद रखना। डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है कि सेम स्पीड से चले। ये स्पीड है ना, फर्स्ट वाली स्पीड है, ये बढ़ी हुई स्पीड है, ये बढ़ी हुई स्पीड है। तो ये फर्स्ट वाली मतलब ये अपनी मूल चाल से चले, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितनी देर में पहुंचेगा। देखो भाई ये कितनी देर में पहुंचेगा, 13 मिनट में पहुंचेगा। एक की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, टाइम जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 13, 13 पूरा 65, 65 मिनट में ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। 65 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 घंटा 5 मिनट। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी सोल्व होगा, मुंह जवानी सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बस समझने की बात है कि आप समझ कैसे रहे हो इसको, समझ नहीं पा रहे हो तो नॉट आंसर भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इतने इतने और इतने का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये बात पूछी गई है। देखिए देखिएगा, देखिए इसको इससे भाग देते हैं, फिर इसको इससे भाग देते हैं और महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। बस महत्तम समापवर्तक कैसे होता निकलता है भाई, इसको डब्बे में लेते हैं, 245 को अंदर लेंगे और बाहर कितना रख देंगे, 175, ठीक है, 175। ये कितने पे जाएगा भाई, 175 दूनी तो बहुत फालतू चल जाएगा, एक पे जाएगा 175, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ घट के 7 आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। फिर 175 हम अंदर ले लेंगे, 175 कितने बजाएगा, 7 में 7 दूनी 14, 2 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा तो कितना आएगा भाई 140, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ हम लेंगे अब 70, और अब ये 7 दूनी 70, मतलब 35 दूनी क्या होता है 70। तो यहाँ HCF कितना आ गया, जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वो कितना आ गया भाई 35 आ गया, ठीक है। यहाँ हमारा 35 आ गया। अब दूसरे का निकालते हैं, ठीक है, दूसरे का निकालते हैं। 185 को 145 से करते हैं। देखो ये टाइम वेस्ट ही है, 135 आ चुके हैं, इस सवाल में भी 135 सबसे हाईएस्ट नंबर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 135 ही हम इसका आंसर निकाल के चल देंगे। लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए 385 को हम 145 से क्या करते हैं, वो करके देखते हैं, ठीक है। 385 को 245 था कि 145 था, 245 से हम करते हैं, तो 245 से हम करते हैं तो ये एक पे जाएगा, तो 245 रखते हैं, 0 4 1 100 इतना आएगा 245, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा भाई, एक पे जाएगा 140,
5 जीरो और एक 100 ये, फिर 140 रख लेंगे, फिर एक पे जाएगा तो 105 बटे ये बचा 35, ठीक है। अब 105 रखेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 35 टिया, ठीक है। 35 टिया 105 होता है, 105 यहाँ भी आ जाए ना, 35 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। तो दोनों का आंसर 135 35 आया है, तो 135 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छे पैसे निकलता है बाकी, ठीक है। ए बी और ए बी सी डी ओ केंद्र वाले वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए जो बोल रहा है वो लिखता चलता हूँ मैं। ओ एक वर्त है, ठीक है, और इसके स्पर्श रेखाएं क्या है, ए बी और दूसरी है सी डी। स्पर्श रेखाएं मतलब भिड़ रही है, सी डी, ये याद रखना, ये भिड़ रही है आपस में, ये नहीं दिख रही पर थोड़ी सी भिड़ा दो इसको, ठीक है। ये भिड़ रही है, ऐसे टेंशन मत लेना, आपस में भिड़ रही है, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू ए बी और सी डी पर इस प्रकार है कि पी क्यू वर्त पर आर पर स्पर्श करता है। देखो ए बी और सी डी पर इस प्रकार है कि वर्त पर आर पर स्पर्श करता है, पी और क्यू, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस आर पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो पी ओ क्यू मतलब कि यहाँ ओ है ना बीच में, ठीक है, ओ है बीच में, ठीक है। तो पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू का माप बताइए, मतलब ये कितना डिग्री का कोण है ये बताइए, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे और आपसे पूछता हूँ जो जो बातें, ठीक है। चलिए देखो, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा आपस में कट रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का कोण कितना होगा भाई, ये जो कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री का। इसके बीचों बीच से ये जा रही है, तो 90 डिग्री का ये कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आ जाएगा आपस में, ये 45 डिग्री का आ जाएगा। सेम ऐसे के ऐसे भाई ये भी एक स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में कट रही है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसके बीच में जा रही है, तो ये भी कितना डिग्री का निकलेगी भाई, ये भी 45 डिग्री का निकलेगी, ये 45, ये 45। तो ये कितना आएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है ना, 180 होता है, जिसमें से दो तो 45 45 मतलब 90 हो गए, दो 90 हो चुके, तो जो तीसरा कोण है वो कितने डिग्री का निकल के आ जाएगा भाई, 90 डिग्री का निकल के आ जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 संख्याओं का औसत 55 है, 15 संख्याओं का औसत 51 है, 12 संख्याओं का औसत इतना है, 68 73 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये पूछा है। 68 74, ठीक है, 30 संख्या है, इसमें 15 ये है और 12 ये है, बची 3 संख्या, उसमें 68 74 तो एक है और बाकी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो 30 संख्याओं का औसत 55 है, उसका मतलब है एक संख्या 55 की है, तो 30 संख्या टोटल मिला के 55 55 55 कितने बन जाते हैं, ये देखो 0 5 या 15 का 5 सिफर 1 5 के 15 1 16, तो टोटल जो अंक आए हैं वो कितने आए हैं, 1650 आए हैं, ठीक है, जिसमें से 30 संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम आगे की। 15 संख्याओं का औसत है 51, तो 15 संख्याओं का औसत कितना है, 51, 51 सही, 15 पहले लिख देता हूँ। 15 संख्याओं का औसत कितना है 51, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 51 को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं एक बार, 51 इंटू में 15, ठीक है, तो ये आता है 765, ठीक है, 765 जल्दी हो जाता है इसलिए थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं, नहीं बाकी इसको 50 और 0 को 5 के 75 आ जाएगा, और 15 75 में ये 15 जोड़ेंगे तो 765, वैसे मुंह जबानी भी हो जाता है कैलकुलेटर से जल्दी का, ठीक है। इतना आ गया 15 संख्याओं का, तो इतना आ गया, और 12 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, तो 12 संख्याओं का औसत और लिख देता हूँ मैं भाई, 12 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, ठीक है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 672, इनको जोड़ते हैं तो 7 6 दूनी 12 13 3 सिफर 1 7 8 7 14, कितना है 1437 आ चुका है,
मतलब कि 12 और 15 और 12 कितने हो जाते हैं भाई? 15 और 12 संख्या कितनी हो जाती है? 7 और 2 27 संख्याओं का औसत कितना, मतलब 27 संख्याओं का नंबर जो है, वैल्यू है, वो कितनी आ चुकी? 1437। बची 3 संख्या, उनका देखते हैं अब क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको घटा लेता हूँ पहले तो। 1650 में से ये घटा लेंगे तो हम उन तीनों संख्याओं का औसत बता देंगे। तो 1650 में से 1437 गए तो 10 में से गए तो 3 बचे। ठीक है, ये बचा, एक बचा, दो बचा, कितने आए? 213 बचे। मतलब उन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 213 बनेगा। अब बात करते हैं सवाल की। ठीक है, 213 बनेगा। देखो, पहली तो है 68, दूसरी है 74। ठीक है, पहली कितनी है भाई? पहली है 68, दूसरी है 74, प्लस में तीसरी कितनी है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 213। ठीक है, 213। और बची कितनी संख्या? 3 संख्या ही बची है। औसत क्या कहता है भाई? जितना जोड़ है उन वो उतनी संख्याओं से भाग दे दो। तो ये काटेंगे हम, 3 7 21, 3 एकम 3, तो क्या औसत कितना आ गया भाई इन तीनों संख्याओं का? 71 औसत आ चुका है। ठीक है, तो 71 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो दुकानदार इतने इतने की 2 क्रमांक छूट देता है, तो लाभ हानि बताइए। देखो, एमआरपी पर छूट मिलती है, एमआरपी पर हमेशा छूट मिलती है, इतनी बात याद रखना। और क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, इसका डिजाइन बहुत गुंडा बन गया। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। एमआरपी और सीपी पर, सीपी का अनुपात कितना दे रखा? 5:3। ठीक है, तो 5:3 इसका क्या दे रखा? अनुपात दे रखा है। समझ में आ गई इतनी बात? हमें हमेशा एमआरपी पर छूट दी जाती है। देखो, यहाँ पर 16% है, यहाँ पर 20%, दो छूट दी गई है। देखो, इस पर 16/20 और ये अंट पंट करेंगे ना, तो ये और छोटी हुई होती चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ कुछ हम बड़ी ले ले, ये अनुपात ही तो भाई, अनुपात को हम बढ़ा सकते हैं ना, दोनों साइड 100 से गुणा कर दे तो ये कितना बन जाएगा? 500, ये 300। ठीक है, कुछ गलत कहा मैंने? इतना बन सकता है ना आराम से, तो बना देंगे हम आराम से, क्या दिक्कत है भाई? हम अनुपात को छेड़ कर नहीं कर सकते ना, इतना हमें पता है ना, अनुपात में हम छेड़ कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब ये मान लो कि हमारे पास एमआरपी है 500 रुपये। ठीक है, अब 500 पे हमें छूट देनी है। ठीक है, 500 पे हमें क्या देनी है? छूट देनी है। कितनी छूट देनी है? एक तो 16% की छूट देनी है। 16% की छूट देने के बाद जो बचता है ना, वो लिखते हैं हम। ठीक है, उससे क्वेश्चन आसानी से जल्दी सोल्व होता है। तो कितना बचेगा भाई 16% की छूट देने के बाद? 84/100। ठीक है, और 20% की छूट देने के बाद 80/100। जब इसको सोल्व करेंगे हम, ये 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे, 1 जीरो को 1 जीरो से काटेंगे। ठीक है, मैं रंग बदल देता हूँ, जैसे काटने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 5 से ये 2 पे कटेगा और ये कट जाएगा 4 पे। तो इसको जब गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 और 4 8 32 33। तो जो हमारा जो ये छूट देने के बाद जो बच के आया है वो कितना आया है? ये बच के आया है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस सीपी ना एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी है ये। देखो, मैं सवाल को दोबारा समझाता हूँ। 500 रुपए की चीज पर ना 300 रुपए की चीज थी, उस पर 500 रुपए हमने लिख दिया और इस पे दो दो छूट दी और कितने में बेच दी हमने? 336 में। अब ये क्या कह रहा है? यह वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है ये क्या बोल रहा है? तो ये यूं बोल रहा है कि भाई साहब, जो तुमने ये 336 निकाला ना अपनी मन मर्जी से, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब 336 बराबर ये है। तो एक बराबर निकाल लेंगे और इसके साथ गुणा कर देंगे, हमारा पास सिप्पी निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो, यहाँ पर बात करते हैं 336 की वैल्यू किसके बराबर है? 3024 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? 3024। ठीक है, 3024/336। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 0 3 8 24। ठीक है, ऐसे कटेगा ना भाई, 3 8 24। ठीक है, फिर कितने पे कट जाएगा भाई? ये कट सकता है
ये कर सकता है 2 पे, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 0 और 4, ठीक है। अब कितने पे कटे? 8 पे कट सकता है आराम से। 8 6 48, बचा तो, हाँ 8 से का 8 2 7 2 56, और 8 6 48, और 8 3 24, और 9 7 63, मतलब ये एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एक की वैल्यू आ गई 9 के बराबर, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? बराबर आ गई 9 के बराबर आ गई। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 300 है। मतलब सीपी हमारा 300 है ना, तो एक की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 300 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई? 300 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई? एक की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 300 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 300 इंटू 9, 2700 रुपये, ठीक है। नोकिया 2700 रुपये, मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 2700 रुपये, और बिकी कितने में है? 3400 रुपये में। तो हमारा अब हम वो निकाल सकते हैं ना भाई, कितने रुपए की बचत हुई हमें। लाभ क्या होता है? देखो लाभ क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। लाभ क्या होता है? लाभ होता है कितने में हमें बेची है? 3024 में बेची है, और कितने की थी? 2700 रुपये की थी, ठीक है। कितने की थी? 2700 रुपये की थी। तो बचा कितना हमें? 324 रुपये बच गया है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 324 रुपये हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। 2700 रुपये की थी ये, 27 लिखो इसको, ठीक है। 2700 रुपये की थी, 3024 में बिकी है इस सवाल के अनुसार, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, 3x प्लस में 2y बराबर 13 है, और इसमें रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें नहीं रखना, इसमें से ये रख के और फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये है मेन चीज, इससे ये आंसर निकलेगा। तो लीनियर इक्वेशन है वाई स्क्र माइनस 4y प्लस में 4 बराबर 0। इसको y को ऐसे तोड़ो, जो -4 वाला y है ना, इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करे तो ये आए, 4 आए, और जोड़े घटाए तो ये आ जाए। तो हम क्या तोड़ेंगे? वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से 4y बन जाएगा, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? y माइनस में 2, ठीक है। और इस वाले पार्ट में से क्या कॉमन ले लेंगे? -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? y माइनस में 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, y माइनस में 2, और इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं, y माइनस में 2, ठीक। देखो यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस में 2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने? -2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से y बचेगा, ठीक है, यहाँ से -2 बच जाएगा। हर बार में y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसको किसी को भी 1 के बराबर 0 के बराबर रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यूजर के नंबर सेंड करना शुरू। यूजर कौन है? चलिए y की वैल्यू आ गई 2, इसमें रख देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। y की वैल्यू 2 आ गई। देखो क्या पूछा है? x और y पूछा है। पहली बात तो ये तो आंसर से बाहर हो जाता है, ये भी आंसर से बाहर होता है, इन में से दोनों में से आंसर आना था। इसमें y की वैल्यू रखेंगे, देखो इसमें y की वैल्यू रखते हैं, कितने आई y की वैल्यू? 2, 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा भाई? यह 4 होगा, 4 इस साइड आ जाएगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। x के साथ में 3 है, 3 इसके नीचे आएगा, तो 9 को 3 से काटेंगे तो कितने पे घटेगा? 3 पे घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये ऐसे ही हो गया, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक लंबवर्तीय शंकु को, क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवर्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, ये रहा, ये एक शंकु है, ठीक है। और इसको किस पर रखा गया है भाई? इसको एक अर्धवर्तीय गोले पर रखा गया है। इसकी लेंथ भी कुछ इसके बराबर रख लेते हैं, इसको घुमा देते हैं, ठीक है। इसको घुमा दिया और इसके ऊपर रख दिया गति बराबर करके, ठीक है।
इसके बराबर करके इसके ऊपर रख दिया, ऐसे हांडी सी बना ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रख दिया है, हमने रख दिया अर्धगोले के ऊपर। ठीक है, शंकु के आधार, पेंसिल लेनी थी, शंकु के आधार की तिर्जा अर्धवर्त के आधार की तिर्जा के बराबर है। बात कह रहा है कि इन दोनों की जो तिर्जा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तिर्जा होती है वो दोनों के बराबर है। अर्धगोले का व्यास है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो पूरा है 12 सेंटीमीटर, तो तिर्जा कितनी आ जाएगी भाई? 6 सेंटीमीटर। तिर्जा कितनी आ जाएगी भाई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि शंकु की ऊंचाई जो है, वो हाइट जो है, वो ऊंचाई जो है, हाइट मतलब वो है कितनी? 8 मीटर। ये कितनी है भाई? 8 मीटर। आपने 888 याद की होगी। ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, 3 4, 3 को 2 से गुणा कर रखा है, 4 को 2 से गुणा कर रखा है, तो 5 को भी 2 से गुणा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 10। तो 6 8 10 भी क्या होता है? 888 होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये जो तिर्यक ऊंचाई जो होती है, यही हमें काम आती है। ठीक है, तो पाई स्क्वेयर, पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर को पेंट करने में 25 रुपए की लागत लगती है, तो संयुक्त को पेंट करने में कितनी लागत लगेगी? ये बात बोली गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैं समझाता हूँ। पेंट कहाँ होता है? इसके भीतर तो पेंट होना नहीं है, तो बाहर बाहर पेंट होगा। तो कवर्ड एरिया, सरफेस एरिया जो है इसका, कवर्ड सरफेस एरिया, शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर तो बात समझ में आ गई। अब प्लस में क्या करना है भाई? इसकी ये नीचे की हांडी और जोड़ी गई आधी हांडी, इसका क्या होता है बाहर का क्षेत्रफल का? इसका जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी को करके 16 और उसको 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? पाई और आर कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो पाई और आर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? एल प्लस में 2r बचा कॉमन। ठीक है, एल प्लस में 2r बचा। पाई की वैल्यू पाई रखेंगे हम, क्योंकि इसने बोल रखा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो पाई हम रख सकते हैं, पाई की पाई रखेंगे। ठीक है, पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसने 6 दे रखी है। देखो मैं रंग बदल लेता हूँ, थोड़ा सा सुंदर लगेगा डिजाइन। ठीक है, पाई इंटू में कितना? 6, इंटू में 6, अंदर कितना है? एल, एल कितना दे रखा है हमारे पास? 10, प्लस में आर कितना हमारे पास भाई? रेडियस कितनी है? 6, 6 का डबल कर लेंगे तो भाई 6 दूनी 12। ठीक है, जब इसको करेंगे आगे सोल्व, तो पाई इंटू में 6 और 12 और 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और आगे आएगा हमारे पास पाई इंटू में, इसको 6 से गुणा करेंगे तो भाई 6 दूनी 12, सिफर 1, 6 दूनी 12, 13। अब देखो कितना आया हमारे पास? पाई इंटू में 132। अब एक पाई की लागत जो है वो 25 आती है, तो 132 पाइयों की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 132 पाइयों को पेंट करने में कितनी लागत आएगी भाई? तो एक पाई की लागत जो है वो 25 है, तो 132 पाइयों की लागत कितनी आएगी? 132 इंटू में 25, 132 इंटू में 25। ठीक है, 132 इंटू में 25, तो जब इनको गुणा करेंगे तो हमारा यही आंसर आने वाला है। बस गुणा गुणा करना है आपको, करके देख लेना, आंसर यही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। ठीक है, ये बात हमने सुन ली। ठीक है, दोनों वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ धनराशि कुल ब्याज कितना है भाई? इतना है, इतने के बराबर है। ठीक है, तो 12% पे इसने कितनी धनराशि निवेश की, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है किससे? वो मेथड का नाम क्या है? फिर मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाम आप बता देना, इस मेथड को क्या बोलते हैं। ठीक है यार, एकदम से दिमाग से स्लिप हो गया। देखो मुझे याद है मेथड का नाम याद नहीं आ रहा। नाम से क्या होता है यार? सवाल होना चाहिए। देखो देखो 5000 की कुल धनराशि है, तो मान लो कि भाई 5000 की धनराशि है टोटल। ठीक है, 5000 की क्या है हमारे पास? धनराशि है। 2 बार उसने दिया है, 2 पार्टों में इसने डिवाइड कर दिया। एक तो है ए मान लो, एक को बी मान लो। ठीक है, 2 पार्टों में इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इन रुपए को। और पहले भाग को कितने? 12%, दूसरे भाग को 10%। मान लो कि ये टोटल पूरी की पूरी धनराशि को 12% पर ही बेच देता, मतलब 12% पर ही फेल देता,
तो इसको कितना रुपए का ब्याज मिलता, मान लो कि 5,000 को ये 12% पर ही दे देता तो कितना ब्याज मिलता है इसको एक साल के बाद, 12×5 = 60, 600 रुपये, 600 रुपये ब्याज मिलता ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, पहली साल इसने 600 रुपये ले लिए, ठीक है, मतलब 12% के हिसाब से बेचता तो इसको 600 रुपये मिलते, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये 12% पे ना देकर ये पूरे के पूरे को 10% पे दे देता तो ये कितना ब्याज आता है भाई, 500 रुपये। तो पूरा का पूरा ब्याज हो जाए 500 रुपये, ठीक है, 600 रुपये और 500 रुपये। अब बात कर रहा है कि ये कितने साल के लिए दे रहा है, ये निवेश कर रहा है 2 वर्षों के लिए। तो एक साल में 600 रुपये आते हैं इसके पास, तो 2 साल में कितने रुपए आते हैं इसके पास, 1200 रुपये, ठीक है। और इसमें भी 2 साल में कितने आते हैं, 1000 रुपये, ठीक है। तो मतलब ये 12% के ऊपर देता, मतलब इसके साथ तो मैं लिख देता हूँ 12% और इसके साथ लिख देता हूँ 10%, ठीक है। मतलब पहली बार ये 10% 12% के हिसाब से देता तो इसे 1200 रुपये मिलते, 10% के हिसाब से देता तो इसको 1000 रुपये मिलते। यदि पूरी राशि को 10% के हिसाब से दे तो 1000 रुपये मिलते। लेकिन इसने क्या किया भाई, इसको दोनों को पार्ट में डिवाइड करके दिया, तो इसको रुपए कितने मिले भाई, इसको मिले 1072 रुपये, 1072 रुपये मिले। इसको ऐसे घटा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, ठीक है। तो 1200 में से छोटा ये है, तो कितना घट के निकलेगा भाई, ये 8, ठीक है, 2, 8, 2, 128, 128, 1200 में ये घटेगा तो 128 घटेगा, और इसमें से ये घटेगा तो 72 पे घटेगा, ठीक है। अब इनको आपस में काट दो 72, और इनको काटोगे ना 128 को, तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 72 और 128। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये तो है 12% पे, ठीक है, ये है 10% पे, ठीक है। ये मिला है 72 रुपये हमें, ये मिला है 128 रुपये। इसको काटते हैं तो कितने पे कटता है भाई, 36 पे कटता है, और ये कितने पे कटता है भाई, 6 और 4 64 पे कटता है, ठीक है। ये फिर से कट सकते हैं 18, और ये कितने पे कट सकता है 32 पे, फिर से कट सकते हैं 9, और ये कितने पे कट सकता है 16 पे। अब कुछ कट सकता है, अब नहीं कट सकता। 16 और 9 इसका क्या हो गया, अनुपात हो गया। मतलब पहले जो 12% पे है वो उसने तो 16 दिए हैं, और जो 10% पे है उसने, मतलब ना 12% पे तो 9, और 10% पे 16 का अनुपात से उसने रुपए दिए हैं। तो कितने रुपए थे भाई टोटल, टोटल रुपए थे 5000 रुपये, ठीक। टोटल रुपए कितने थे, 5000 रुपये। 16 और 9 कितने होते हैं भाई, 16 और 9 को जब जोड़ेंगे हम तो कितने होते हैं भाई, 25, और टोटल रुपए 25 हुए ना। सवाल में 25 किसके बराबर है, 5000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 रुपये। सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है कि 12% पर साधारण ब्याज दर कितना रुपए दिया, 12% पे कितने दिया था, 12% पे 12% पे कितना दिया था भाई, 9 दिया था। तो एक की वैल्यू 2000 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 18,000। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 18,000 रुपये। तो इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन या एलिगेशन, हाँ ठीक है, ये एलिगेशन मेथड है, इससे हमने ये सोल्व किया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसको स्टेप वाइज सोल्व करना, पहले इसको ऊपर वाले को सोल्व करना, नीचे वाले को सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करना। तो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो भाई 4/5 है हमारे पास, 4 भाग में 5 है, 4/5 है, ठीक है। और माइनस में क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है भाई 1 × 3 का मतलब होता है 3, और प्लस में दे रखा है 2, तो प्लस में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और बाद में 8, वो 8 को हम बाद में ही लेंगे, ठीक है। 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 ही बचेगा, तो 4/5 माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो 5 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1/5 ये आ जाएगा। भार कितना था, 8 गुणा था, तो हम इसको वापस से 8 वापस से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। इसका निकल क्या है 1/5, और वो जो भार था जो मान ले हम यहाँ लिख देते हैं वो 8 है, वो यहाँ पर मैंने वापस से ऐड कर दिया, तो -8/5 ऊपर वाले का सीन निकल गया है। अब नीचे वाले की बात करता हूँ मैं, ठीक है। नीचे वाले को गुणा करते हैं, देखो 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9,
9 इंटू में 8 करेंगे तो 9 8 72, ठीक है 72, 9 8 72, माइनस में 4 दूनी 8, 8 72 में से 8 गए तो कितना बन जाएगा 64 बच जाएगा, ठीक है। ये है 1/64, मतलब 64/1, ठीक है। ये ऊपर का है, ये नीचे का है, तो इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ भाई। 8/5 बड़ी डंडी 64/1, तो ये क्या होता है, ये नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, इतना आपको पता होगा ना। तो ये खुल के कितना आएगा 8/5 इंटू में 1/64, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितने कट जाएगा 8 8 64, तो ये कितना बन के आएगा पूरा का पूरा डिजाइन 1/8 1/40 बन के आया, आपको समझ में आएगा 1/40। इस पूरे डिजाइन का मतलब कितना बन के आया 1/40। अब हम आगे थोड़ा सा सवाल को और बढ़ा देते हैं। अब सवाल है 1 माइनस 1/40, क्योंकि उस पूरे डिजाइन का मतलब क्या निकल के आया था 1/40, पूरे डिजाइन का मतलब क्या निकल के आया था 1/40। इस 40 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 40 माइनस 1, ठीक है। रुक जाइए, यहाँ पर एक माइनस था, देखो यहाँ -8 था तो यहाँ -8 रहेगा, यहाँ भी -8 रहेगा, ठीक है। और ये भी -8 -1/40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/40 जो है ना, देखो एक माइनस तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो मैं इसको वापस से करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मिटो देता हूँ दोबारा से। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है 1 माइनस में, फिर हमारा आया है 1/40, ठीक है 1/40, ठीक है 1/40। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 1/40 निकल के आएगा, 40 एलसीएम ले लिया जाएगा, तो 1/40/40 बराबर 41/40। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओहो हमने लिखा ही नहीं क्या यार, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पेंसिल पकड़ी नहीं। देखो हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस में 1/1/40, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस में 1/40 आता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 40 एलसीएम ले लेंगे तो 40 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 41/40। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर 41/40। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो गलती हो जाती तो 39/40 भी हो जाता, वो गलती हो जाती, ये जो माइनस में भूल जाता ना की बार, तो 39/40 हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 39/40 भी, ये भी बड़े समझदार इंसान है, 39/40 भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपके डाउट है तो मुझे डाउट बेझिझक आप जैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर पाते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और मेरे पर्सनल नंबर हैं आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन तुरंत विदिन जब भी टाइम लगेगा क्योंकि यार थोड़ा बिजी भी होता हूँ, कोई बात नहीं, आपको सवाल का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सीजीएल की क्लास जल्दी आने वाली है, सीजीएल, ठीक है CGL, ठीक है। इसका मैथ का जो अभी अभी हुआ है ना, वो सभी क्वेश्चन मैं धड़ाके से करवाने वाला हूँ। देखना कितने अच्छे अच्छे, जब अच्छा लेवल करोगे ना तो छोटा लेवल आपसे आराम से हो जाएगी। ये मत सोचना कि भाई हम क्यों करें इतना बड़ा लेवल, भाई साहब हरियाणा डी ग्रुप में पता नहीं क्या पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जब किसी भी तैयारी करो तो ऐसी तैयारी कर दो कि बस फाड़ दो सिस्टम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोल दो जय बाबा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।